हम लोगों ने कक्षा 12 जीव विज्ञान में जीवों में जनन के अंतर्गत भाग 5 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके आगे की टॉपिक भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 6 में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने भाग 5 में जीवों में होने वाले अलैंगिक जनन की संपूर्ण विधियों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे की टॉपिक भाग 6 के अंतर्गत जीवों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन इसमें दो विपरीत जनक नर व मादा की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक अंगों की भी आवश्यकता होती है। लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक अंग जीवों में कभी कभी एक ही जीव में पाए जाते हैं तथा कभी कभी अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। लैंगिक अंग जंतुओं में अलग होता है तथा पादपों में अलग होता है। जंतुओं में लैंगिक अंग अर्थात मानव का लैंगिक अंग नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय होता है। नर का लैंगिक अंग वृषण तथा मादा का लैंगिक अंग अंडाशय होता है, जबकि पादप में उसका लैंगिक अंग पुष्प होता है। इसी पुष्प पर लैंगिक अंग पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिनमें दोनों लैंगिक अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव कहते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मक एक ही जीव में बनता है। एक ही जीव में बनता है तो ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केंचुआ जोंक स्टारफिश आदि। इन जीवों को अर्थात द्विलिंगी जीवों को हर्माफोराइड कहते हैं या उभयलिंगी भी कहते हैं। कुछ जीवों में लैंगिक अंग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं तो ऐसे जीवों को एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जिनमें लैंगिक अंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। इन जीवों में नर व मादा लैंगिक अंग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत जनक, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। नर में नर का लैंगिक अंग टेस्टिस या वृषण होता है, जबकि मादा का लैंगिक अंग ओवरी या अंडाशय होती है। वृषण में द्विगुणित जनक कोशिका पाई जाती है तथा अंडाशय में भी द्विगुणित जनक कोशिका पाई जाती है। इन जनक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन जीवों में वृषण और अंडाशय में युग्मक जनन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत इनसे युग्मकों का निर्माण होता है। मेल में मेल गैमीट तथा फीमेल में फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, अर्थात ये कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि युग्मकों का निर्माण सदैव अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है। अब ये दोनों युग्मक नर व मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज दो अगुणित कोशिकाओं के मिलने से बनता है, अर्थात यह 2n संरचना वाला और 46 गुणसूत्र वाला हो जाता है। युग्मनज के द्वारा युग्मनज में वृद्धि होती है, जिससे बनता है भ्रूण या एम्ब्रियो। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर एक नई संतान का निर्माण कर लेता है। यही पूरी प्रक्रिया ही लैंगिक जनन कहलाती है, जिसमें मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होती है। टेस्टिस और ओवरी की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। फिर यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण विकसित होकर नई संतान बना लेता है, जो अपना अपना गर्भकाल पूर्ण कर एक नई संतान या बच्चे के रूप में जन्म लेता है।
एक पादप में उसका लैंगिक अंग उसका पुष्प होता है। पुष्प पर नर लैंगिक अंग के रूप में पुमंग या एंड्रोशियम तथा मादा लैंगिक अंग के रूप में जायांग या गाइनोसियम पाया जाता है। पुमंग में निर्माण होता है नर युग्मक अर्थात पॉलन ग्रेन या परागकण का तथा जायांग में निर्माण होता है मादा युग्मक या अंड कोशिका एग सेल। यही नर युग्मक मादा युग्मक के पास आता है और निषेचन कर जाइगोट का निर्माण कर लेता है और फिर इसी जाइगोट के बनने के फलस्वरूप युग्मनज के बनने के फलस्वरूप अंडाशय फल में बदल जाता है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन के द्वारा जब कोई नई संतान विकसित होती है तो वह धीरे धीरे वृद्धि कर सबसे पहले यदि मानव है तो वह किशोर चरण अर्थात जुवेनाइल फेज में प्रवेश करता है। जुवेनाइल फेज के बाद वह सीधे वयस्क होता है। वयस्क या हम कह सकते हैं कि यह रिप्रोडक्टिव फेज या प्रजनक चरण में प्रवेश करता है। पादपों में विकसित अवस्था को कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मानव में किशोर चरण के अंतर्गत जंतुओं में कई शारीरिक बदलाव होते हैं। इनमें शारीरिक बदलाव होते हैं और यह शारीरिक बदलाव प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में भिन्न भिन्न होता है। नॉन प्राइमेट जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि में शारीरिक बदलाव को मद चक्र कहते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इनमें इनका मद चक्र 21 दिन का होता है। प्रत्येक महीने के 21वें दिन तक इनमें मद चक्र होता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक महीने दोहराई जाती रहती है। मद चक्र में रक्तस्राव या ब्लड लॉस नहीं होता है। इनमें रक्तस्राव शारीरिक बदलाव के दौरान होने वाले मद चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल में रक्तस्राव नहीं होता और यह मद चक्र 21 दिनों का होता है।
जबकि अगर हम प्राइमेट जैसे जैसे बंदर, मनुष्य आदि को देखें, मनुष्य, बंदर आदि को देखें तो इनके शारीरिक बदलाव को ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र, ऋतुस्राव या मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन की होती है। इन जंतुओं प्राइमेट्स में ऋतुस्राव या मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव होता है। नॉन प्राइमेट्स ऐसे जीव होते हैं जो दो पैरों पर नहीं चल सकते, जबकि प्राइमेट्स ऐसे जीव होते हैं जो दो पैरों पर चल सकते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में शारीरिक बदलाव को हम लोग मध्य चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जो कि 21 दिनों का होता है। मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता, जबकि प्राइमेट्स जैसे मनुष्य, बंदर आदि में शारीरिक बदलाव को ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं, जो कि 28 दिन का होता है और इस दौरान रक्तस्राव भी होता है। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके लैंगिक जनन पर विशेष मौसम या वातावरण का प्रभाव होता है। तो ऐसे जीवों को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक कहते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जनन काल पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे जीवों को हम सतत प्रजनक या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। मौसमी प्रजनक वे जीव होते हैं जिनके जनन पर विशेष वातावरण या माध्यम का प्रभाव पड़ता है, जबकि सतत प्रजनक ऐसे जीवधारी होते हैं जो किसी भी मौसम में या किसी भी जलवायु परिवर्तन में भी वो जनन कर सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम सतत प्रजनक कहते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। बच्चों, हम लोग लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। तो लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना को भी 2 घटनाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन। और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन अर्थात युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के बाद युग्मकों का स्थानांतरण होता है, जिसमें मेल गैमीट
और फीमेल गैमीट होते हैं। फिर यही दोनों युग्मक आपस में मिलकर निषेचन प्रक्रिया को पूरी करते हैं। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में परस्पर मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत कई प्रक्रियाएं जैसे युग्मनज का निर्माण, फिर भ्रूण का निर्माण, फिर नए संतान का निर्माण, शिशु जन्म तथा दुग्ध स्राव आदि प्रक्रियाएं होती हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना, जिसके अंतर्गत युग्मक जनन व युग्मक स्थानांतरण आते हैं। युग्मक जनन में युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक जब बनेगा तो उसे युग्मक जनन कहते हैं। ये युग्मक बनकर अपने अपने लैंगिक अंगों से बाहर निकलेंगे और फिर ये दोनों आपस में मिलकर निषेचन प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद की घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं, जिसमें युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का विकास, नए संतान का निर्माण, शिशु जन्म तथा दुग्ध स्राव आदि प्रक्रियाएं आती हैं। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया आती है। अब हम लोग देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटना में बनने वाले युग्मकों के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है समयुग्मक। समयुग्मक आइसोगैमीट, या इसी को होमोगैमीट भी कहते हैं। दूसरा है असमयुग्मक। युग्मक। तीसरा है अंडयुग्मक। ओगैमस। अब हम पहले युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। समयुग्मक। आइसोगैमीट। समयुग्मक किसे कहते हैं? ऐसा नर व मादा युग्मक, जो आकार व परिमाण में समान होते हैं, जैसे राइजोपस। समयुग्मक ऐसे युग्मक होते हैं
जो बाह्य आकृति व परिमाण में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मक कहते हैं। जिनकी बाह्य संरचना व परिमाण भी एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है, तो ऐसे युग्मक को समयुग्मक कहते हैं। दूसरा है असमयुग्मक। ऐसा युग्मक जिनका आकार तो समान हो, जिनका आकार समान हो, परंतु परिमाण या साइज भिन्न होती है या अलग अलग होती है, तो ऐसे युग्मक को असमयुग्मक कहते हैं। जैसे एक आकार में बहुत बड़ा है और दूसरा आकार में छोटा है, तो ऐसा युग्मक जो आकार में समान हो परंतु इसका परिमाण या साइज भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसे युग्मक को असमयुग्मक कहते हैं। तीसरा है अंड युग्मक। ऐसा युग्मक जिसका नर युग्मक छोटा हो तथा उसमें कशाभिका पाई जाती है तथा मादा युग्मक बड़ा हो तथा मादा युग्मक बड़ा हो तथा इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, तो ऐसे युग्मक को अंड युग्मक कहते हैं। जैसे ये है मादा युग्मक, जिसमें कशाभिका प्रेजेंट नहीं है। जबकि ये नर युग्मक है जिसमें कशाभिका पाई जाती है, ये कशाभिका है। तो अंड युग्मक किसे कहते हैं? ऐसा नर युग्मक जिनमें कशाभिका पाई जाती, ऐसा युग्मक जिसके नर युग्मक में कशाभिका पाई जाती है तथा वो आकार में छोटा होता है, और मादा युग्मक जिनमें कशाभिका नहीं पाई जाती, वो आकार में बड़ा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन को। निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में परस्पर संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, यह निषेचन दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर उसके गर्भाशय या उसके जनन अंग में पूरी होती है, जैसे मानव, भेड़, बकरी आदि में। जबकि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर पूरी होती है, जैसे जलीय जीव मछली में सदैव बाह्य निषेचन होता है, जो शरीर के बाहर पूरा होता है जल में। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही
नई संतान पैदा कर लेते हैं। ऐसे जीवों को हम या ऐसे जीवों में होने वाले निषेचन को या जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। जो जीव बिना निषेचन के ही संतान पैदा कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन पार्थिनोजिनेसिस अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही नई संतान उत्पन्न करना अनिषेक जनन कहलाता है। जबकि यही प्रक्रिया पादपों में जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जीवों को हम सजीव प्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक वे जीव होते हैं जो पूर्ण विकसित संतान को जन्म देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो निषेचन प्रक्रिया के बाद अंडे देते हैं। उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं। अंड प्रजक वे जीव होते हैं जो निषेचन प्रक्रिया के उपरांत अंडे देते हैं। कुछ जीव निषेचित अंडे देते हैं तथा कुछ जीव अनिषेचित अंडे देते हैं। अंड प्रजक जीवों के अंडे का जो खोल होता है वो कैल्शियम युक्त होता है। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो निषेचित व अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। अब इसी के साथ आपका पहला अध्याय कक्षा 12 जीवों में जनन पूर्ण हुआ। अब हम लोग अगले लेक्चर से नए पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे।